Dear children, welcome you all in the online classes of Bishop Academy. In the last class, we shall discuss about the numericals based on the internal resistance of cell, and in this class, this is part 11, we shall discuss about the combination of cells. Combination of cells. सबसे पहले समझ लेते हैं आखिर ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो सेल होता है वो उससे हमें बहुत ही स्मॉल करंट मिल सकता है, इसलिए आप देखते होंगे रिमोट में या टॉर्च में एक के बजाय 2-3 सेल्स हम यूज़ करते हैं ताकि जो है हमको ज़्यादा से ज़्यादा करंट मिले और अच्छा लाइट मिले या अच्छा हमें वर्क फंक्शनिंग मिले, जो भी हमारे पास डिवाइस है उसका। तो सेल को कंबाइन किया जाता है ताकि हमारा जो वोल्टेज है वो क्या हो जाए, बढ़ जाए, आउटपुट जो है वो बढ़ जाए, एक सेल के बजाय 2 सेल, ठीक है ना, डबल का पावर मिले हमको, इसलिए हम सेल को जोड़ते हैं। अब हमारे पास सेल्स को जोड़ने के अलग अलग तरीके हैं, इसलिए इसको हमें समझना और पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, तो हम बताएंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज़ द अरेंजमेंट ऑफ 2 or more than 2 cells in which we get more output current. Okay, this is the called combination of cells. And now there are majorly 2 types of combination. First is series combination. Series combination. And second one is पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन हम अभी आगे पढ़ेंगे, पहले सीरीज कॉम्बिनेशन का डिटेल स्टडी कर लेते हैं क्या होता है ये। सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं जब एक सेल का जो इंड है वो अगले सेल के इंड से जुड़ा हो, तो ऐसे अरेंजमेंट्स को कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। इट मीन्स इफ वी रिप्रेजेंट इट, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव, इट इज कनेक्टेड टू positive of the next cell and this is negative, this negative is connected to next positive terminal। ये हमारा पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव। इस सेल का ईएमएफ मान लिया E1 है, ये E2 है और ये E3 है। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस मान लिया R1 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R3 है हमारे पास, ठीक है ना। इन पॉइंट्स का नाम है A, यहाँ पर B, यहाँ है C और यहाँ है D, ठीक है ना। A, B, C, D ये हमारे पॉइंट्स हैं सेल के बीच में, ठीक है। तो अब सीरीज कॉम्बिनेशन किसे कहेंगे, व्हेन नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल अनदर सेल एंड negative terminal of that cell is connected to the another positive terminal of another cell, then this type of arrangement is known as series combination। okay, अब हमें यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन में यहाँ पर 3 सेल्स लगे हुए हैं। there are 3 cells having EMF E1, E2 and E3 and internal resistance R1, R2 and R3, and we have to find out what is the net EMF provided by the cell. it means equivalent EMF। इक्विवेलेंट ईएमएफ हमारा क्या होगा और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, तीनों का मिला के टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा और टोटल ईएमएफ क्या मिलेगा, हमें पता करना है। तो चलिए यहाँ पर हम पता करने के लिए कुछ कंसिडरेशन लिख लेते हैं। लेट अस कंसीडर 3 सेल्स E1, E2, E3 आर कनेक्टेड इन सीरीज हैविंग रेजिस्टेंस R1, R2, R3। ओके, देन हमारे पास एक फॉर्मूला है, देन पोटेंशियल डिफरेंस मैं ऐसे लिख रहा हूँ VAB। VAB मतलब हुआ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। ये है पॉइंट A और ये है पॉइंट B, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा हमारा VA माइनस VB, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB। अब जो है हमें VA का वैल्यू अगर लिखना है,
इसके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जरा ध्यान से समझना, VA माइनस VB के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये VA माइनस VB होगा, और इसी को हम कहेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल E1। और आपको पता है V इज इक्वल्स टू होता है E माइनस IR, तो ये हो जाएगा हमारा E1 माइनस IR1। ठीक है, ये हमारा पोटेंशियल हो गया VAB। अब हम पता करते हैं VBC, तो ये हो जाएगा VB माइनस VC। ठीक है, और इसके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा BC के बीच, वो हमारा हो जाएगा, फार्मूला हमारे पास ये है ना, V इज इक्वल्स टू होता है E माइनस IR। आपको लास्ट क्लास में मैंने बताया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला, वही यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर मैं। VAB मतलब AB के बीच का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस तो हो जाएगा E1 माइनस IR1। अब BC के बीच जब निकालोगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस तो हो जाएगा E2 माइनस IR2। ठीक है, करंट सेम होगा, रीजन ये है कि सब सीरीज में है, तो I मैंने यहाँ भी लिखा है, I यहाँ भी। इसी की तरह से फिर उधर VCD हम निकाल लें तो VCD इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास E3। सिमिलर वे में मैं लिख रहा हूँ E3 माइनस IR3। ठीक है, अब हमको टोटल पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल निकालना है VAD। VAD मतलब कि A और पॉइंट D के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पर हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस वो हो जाएगा, इन तीनों सेल का जो इक्विवेलेंट होगा, या हम ऐसे लिख सकते हैं VA माइनस VD, लिख सकते हैं इस बात को। जैसे मैंने VAB को लिखा था VA माइनस VB, ये लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सा और हम मॉडिफाई करें तो VA माइनस VB, यहाँ पर हमने माइनस VB इंसर्ट कर दिया ना, यहाँ पर VA तो पहले से था, VB माइनस हमने किया और VB को प्लस भी कर रहे हैं हम। ठीक है, फिर हम VC को माइनस कर रहे हैं और फिर VC को प्लस कर रहे हैं। तो देखो ये माइनस VB है, ये प्लस VB, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ख़त्म। ये माइनस VC है, ये प्लस VC, ये भी ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ माइनस VD लास्ट में पड़ा हुआ है, इसको भी लिख दीजिए। अब देखो इसकी जो वैल्यू है VA माइनस VB की, वो हमारे पास है E1 माइनस IR1। ठीक है, इधर ये VB माइनस VC यहाँ पर है, इसका वैल्यू है E2 माइनस IR2। और VC माइनस VD ये है, VCD लिखा हूँ, ये E3 माइनस IR3 यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, इन सब में E1 E2 E3 को एक पास ले आइए, तो E1 प्लस E2 प्लस E3 एक जगह आ जाएगा, ये और ये। बाकी तीनों में माइनस कॉमन है, यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए और I भी कॉमन ले लीजिए, तो ब्रैकेट में बचेगा हमारे पास, यहाँ से माइनस I निकल गया तो बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमारा हो गया VAD का वैल्यू। ठीक है, अब AD के बीच अगर टोटल जो EMF है हमारा, मान लिया जाए कि इस पूरे के इक्विवेलेंट, यहाँ पर मैं ड्रॉ कर ले रहा हूँ, ये इक्विवेलेंट का साइन है। यहाँ पर एक हमारा सेल है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट है और ये E इक्विवेलेंट है। मतलब इन तीनों सेल्स को मिला करके जितना EMF मिल रहा है, अगर ये एक ही सेल उतना EMF दे, तो इस पॉइंट का नाम अगर A और इस पॉइंट का नाम D हो, मतलब इन तीनों को तीन सेल देखने के बजाय अगर हम एक सिंगल सेल के रूप में देखें, तो AD के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको लिखा जा सकता है VAD इज इक्वल्स टू E इक्विवेलेंट माइनस IR इक्विवेलेंट। ठीक है, अगर इस इक्वेशन से ऊपर वाले इक्वेशन को कंपेयर किया जाए तो E इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू मिल जाएगा हमारे पास E1 प्लस E2 प्लस E3। ठीक है, और R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, देखिए E इक्विवेलेंट की जगह यहाँ पर ये तीनों आया हुआ है, माइनस आया हुआ है, फिर I आया हुआ है। R इक्विवेलेंट की जगह पर हमारे पास है R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो ये हमारा इक्विवेलेंट का फार्मूला हो गया सीरीज में।
ऐसे ही अगर 4 रहेंगे तो E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 कर देंगे, और ये R इक्विवेलेंट का जो वैल्यू रहेगा वो भी ऐड होता जाएगा, क्योंकि सीरीज में रेजिस्टेंसेस का सम आप जानते ही हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 होता जाता है, ठीक है ना। तो ये हमारा जो है जितना सेल रहेगा उन सभी के EMF को जोड़ करके हमारा जो है नेट EMF आएगा, यानी इक्विवेलेंट EMF आएगा, और सभी रेजिस्टेंसेस को जोड़ देंगे तो सबका नेट इक्विवेलेंट, यानी कि जितना ये तीनों मिल करके EMF सप्लाई करेंगे उतना ये अकेले E इक्विवेलेंट देगा, और E इक्विवेलेंट की जो वैल्यू होगी E1 प्लस E2 प्लस E3 के इक्वल होगी, और R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू होगी R1 प्लस R2 प्लस R3 के इक्वल। यानी जितने भी सेल आप सीरीज में लगाओगे इस तरह से, उन सब उतने सभी सेल जो है अपने EMF को जोड़ करके, जैसे 2-2 वोल्ट के हमने 2 वोल्ट 3 वोल्ट और 5 वोल्ट के सेल लगाए तो कुल 8 वोल्ट का हमको EMF मिलेगा। और रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो रेजिस्टेंस अगर 1 2 3 है तो 3 2 5 एंड 1 6 ओम का जो है टोटल रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे मिलजुल करके तीनों, ठीक है। ऐसे ही जितने भी सेल होंगे उतने का हम क्या कर देंगे, निकाल लेंगे। लेकिन अब इसमें कुछ कंडीशन है। मान लीजिए एक सेल जो है इस तरह से ना जुड़ करके ऐसे जुड़ा हुआ है, जिसका नेगेटिव नेगेटिव आपस में जुड़े हैं और इधर पॉजिटिव आपस में जुड़े हैं, ऑर्डर उल्टा हो गया। इसके पहले जो हमने बात किया था वो नेगेटिव पॉजिटिव से, इसका नेगेटिव अगले के पॉजिटिव से, अगले का नेगेटिव अगले के पॉजिटिव से, ऐसे जुड़ा हुआ था। लेकिन ये हमने यहाँ पर एक सेल को उल्टा कर दिया। तो ध्यान रखिए, जब भी ऐसा सिचुएशन हो तो हमारा जो इक्विवेलेंट है वो थोड़ा बदल जाता है। यहाँ पर हम नोट कर लीजिएगा पूरा आप, ठीक है। अब मैं इधर मिटा रहा हूँ, नीचे लास्ट के नीचे जो लिख रहा हूँ कुछ स्पेशल केसेस हैं, जैसे फर्स्ट स्पेशल केस है इफ एनी सेल इज रिवर्स्ड। अगर कोई सेल रिवर्स्ड हो जाए तो हमारा E इक्विवेलेंट हो जाएगा E1 माइनस E2 प्लस E3। जो सेल रिवर्स होगा, जो सेल उलट गया होगा अपना सिचुएशन, वो माइनस हो जाएगा। तो देखिए हमने E2 को रिवर्स कर दिया था ना, तो इसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पर माइनस कर दिया। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तब इक्विवेलेंट हमें इस तरह का मिलेगा। और R इक्विवेलेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। R इक्विवेलेंट हमेशा R1 प्लस R2 प्लस R3 ही रहेगा। ये नहीं इसको भी माइनस कर देंगे। रेजिस्टेंस तो हमेशा सम ही होगा, ठीक है ना। बस वोल्टेज क्या हो जाएगा, घट जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो कंडीशन है, जैसे मान लीजिए हमारे पास n आइडेंटिकल सेल्स हैं, n आइडेंटिकल सेल्स हैं यानी कि सबका EMF E के बराबर है, तो n इंटू हो जाएगा। दूसरा हमारा है फॉर n आइडेंटिकल सेल्स, n आइडेंटिकल सेल्स, आइडेंटिकल मतलब कि सेम है, तो हमारा E इक्विवेलेंट हो जाएगा E प्लस E डॉट 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 nth टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अब जो है जब इनको हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा n इंटू E, ये हो जाएगा E इक्विवेलेंट का वैल्यू। E इक्विवेलेंट का वैल्यू हो जाएगा हमारा n इंटू ई, क्योंकि जोड़ोगे अगर 3 बार ही होता है तो 3 आता है, n टाइम्स E है तो n इंटू ई हो जाएगा। R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ये हो जाएगा n इंटू R। सबके रेजिस्टेंस भी इक्वल होंगे, सबको सम करोगे R1 प्लस R2 प्लस R3, सब R आएंगे, R को सबको जोड़ेंगे n टाइम्स तो आ जाएगा NR, ठीक है ना। ये हो गया हमारा इक्विवेलेंट, ठीक। तो ये हमारा सीरीज का कैरेक्टरिस्टिक है। सीरीज में अगर सारे सेल एक का पॉजिटिव अगले के नेगेटिव से जुड़ा है तो EMF भी जुड़ जाएगा। अगर कोई रिवर्स्ड सेल है तो उसका हम माइनस कर लेंगे। अगर आइडेंटिकल सेल्स हैं तो हम इनको जो है इस तरह से रिप्रेजेंट कर लेंगे। क्लियर है इतनी बात। तो ये हमारा जो है सीरीज कॉम्बिनेशन का पूरा जो है डिटेल स्टडी हो गया सेल का। और आप देखते होंगे जब भी हम बैटरी जोड़ते हैं, सेल जोड़ते हैं किसी भी डिवाइस में, चाहे वो रिमोट कंट्रोल हो, आप देखते होंगे रिमोट में जो है डबल सेल लगता है, ऐसे जगह बनी होती है उसमें। तो होता क्या है, मान लीजिए एक तरफ स्प्रिंग लगा होता है और एक तरफ ऐसे डॉट्स बने होते हैं। मान लिया हमने ऐसे सेल को लगा दिया, इधर वाला ये जो हिस्सा होता है इधर की तरफ लगता है,
ठीक है, यानी कि ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये निगेटिव टर्मिनल है। तो अगला जो सेल लगता है उसका जो है ये निगेटिव टर्मिनल है ना, तो इधर की तरफ डॉट रहेगा और इधर स्प्रिंग रहता है। अब इधर जब सेल ये जुड़ेगा ना तो क्या होगा कि इसका जो निगेटिव है ये अंदर अंदर ऐसे आके जुड़ा होता है, ये वाला वायर जो है ऐसे अंदर आके जुड़ा होता है, इसका निगेटिव इसके पॉजिटिव से जुड़ गया और इधर ये निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, इस तरह से जुड़ता है। टार्च के अंदर भी आप सेल लगाते हो तो देखते होगे कि एक जो है ये सेल का पॉजिटिव है ये, तो अगला सेल का जो पॉजिटिव होता है इसके निगेटिव पर, ये निगेटिव टर्मिनल होता है, पीछे का जो फ्लैट होता है और ये जो आगे होता है ये प्लस होता है, तो ये निगेटिव हो गया। अगले का जो है प्लस आपका जो है इसके निगेटिव से जुड़ा होता है, ये अगले सेल का प्लस, इसलिए हमारा वोल्टेज क्या होता है, बढ़ता है। देखिए वोल्टेज मतलब EMF ही हुआ, E1 + E2 + E3 बढ़ेगा। लेकिन अगर यहीं उल्टा जोड़ देंगे, दोनों के निगेटिव निगेटिव्स को जोड़ देंगे, तब जो है निगेटिव होने लगेगा, एक सेल माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा सीरीज में रहा, जो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के तौर पर भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। सेल्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा होता है, तो यहाँ पर हम 2 ही सेल्स के लिए करेंगे और जैसे ही आगे सेल बढ़ते हैं, जैसे 3, 4, 5, तो एंड सो ऑन, उसी तरह से इसी प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर हम लेते हैं 2 सेल, एक ये पॉजिटिव टर्मिनल निगेटिव से कनेक्टेड है इधर, और ये एक इधर जो है सेल का पॉजिटिव और निगेटिव। देखिए सीरीज पैरेलल जो रेजिस्टेंस का है, चूँकि हटा दिया है इसलिए सेल का जो सीरीज पैरेलल है वो इम्पोर्टेंट हो गया है। इस पर न्यूमेरिकल जो है निश्चित तौर पर ये आएगा। ये पॉइंट A है, इस पॉइंट का नाम रख दीजिए B, ये है जिसका EMF E1 है, ये है जिसका EMF E2 है, इसका रेजिस्टेंस R2 इंटरनल रेजिस्टेंस और इसका R1 है, ठीक है। अब सपोज कर लिया जाए कि ये जो सेल करंट सप्लाई कर रहा है वो I1 सप्लाई कर रहा है और ये जो सप्लाई कर रहा है वो हमारा I2 सप्लाई कर रहा है। तो यहाँ पर जो आकर के ये दोनों करंट I बन जाएंगे, I1 इधर से आएगा और I2 इधर से आएगा, दोनों मिलके I हो जाएंगे और I = आपको मिलेगा I1 + I2, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है कि A और B दोनों पॉइंट्स के बीच जो है अलग अलग EMF के सेल्स लगे हुए हैं, तो कोई बात नहीं है, A और B के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होगा और उसको कहते हैं हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, क्योंकि जिससे यूज किया जा रहा है। तो अब यहाँ पर हम वर्क शुरू करते हैं। यहाँ पर स्टेटमेंट लिखेंगे हम, लेट अस कंसीडर 2 सेल्स E1 and E2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल इन विच both positive terminals are connected at point A and both negative terminals are connected at point B, having internal resistance R1 and R2, supplying current I1 and R2 respectively. Okay, then the net current flowing in the circuit is I1 plus I2. Now we have to find out potential difference VAB. पहले हम ऊपर वाले सेल के थ्रू यहाँ पर लिखते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू सेल E1 के थ्रू VAB = होता है E - I R1, यहाँ हो जाएगा I1, ठीक है। रीजन है कि ऊपर वाले में करंट E1 के थ्रू I1 फ्लो हो रहा है। यहाँ से अगर हम I R1 को इधर ले आएँ तो जाएगा I1 R1 = E1 माइनस VAB को हम V ही लिखते हैं, क्योंकि पोटेंशियल चाहे वो ऊपर के रास्ते टर्मिनल पोटेंशियल निकालिए या नीचे, दोनों से सेम पोटेंशियल आएगा, क्योंकि एक ही पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग नहीं होगा। तो AB लिखने के बजाय मैं V लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, V हो गया ये। इसको हमने इधर भेज लिया और इसको इधर, तो माइनस हो गया ये। अब हमारा यहाँ से I1 = हो जाएगा E1 - V/R1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब हम लिखेंगे यहाँ पर फिर से टर्मिनल पोटेंशियल
डिफरेंस थ्रू सेल E2 सेल के थ्रू हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V तो सेम रहेगा ऊपर और नीचे, क्योंकि इधर से भी एंड पॉइंट्स A है और इधर B, और इधर से भी एंड पॉइंट A और B है, तो टर्मिनल पोटेंशियल सेम रहेगा, इज इक्वल्स टू E2 माइनस I2 इंटू R2 हो जाएगा ये V इज इक्वल्स टू E माइनस IR वाले फार्मूले से। यहाँ से हम I2 को सब्जेक्ट करेंगे ना सिमिलर वे में, तो मिलेगा E2 माइनस V अपान R2। यहाँ देखिए E1 माइनस V अपान R1 मिला है, I2 माइनस V अपान R2, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और हमारे पास जो है ये हम यहाँ से मिटा दे रहे हैं, हमारे पास है I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2, यहाँ वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास मिल जाएगा I1 का वैल्यू है E1 माइनस V अपान R1, इसको थोड़ा मॉडिफाई करके मैं लिख रहा हूँ E1 अपान R1 माइनस V अपान R1, डिनोमिनेटर को अलग कर दिया मैंने, दोनों R1 को इसके साथ भी R1 को इसके साथ भी लिख सकते हैं, और I2 का वैल्यू हो जाएगा E2 अपान R2, E2 अपान R2 माइनस V अपान R2, ठीक है। E1 वालों को एक पास ले आइए तो हो जाएगा E1 अपान R1 प्लस E2 अपान R2, ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं E1 E2 को, और माइनस यहाँ से माइनस V कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास मिल जाएगा 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2, ठीक है। ये हो गया I का वैल्यू। अब हम क्या करते हैं, V वाले टर्म को इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा V माइनस है ना यहाँ पर, ये पूरा टर्म इधर आएगा V1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 इज इक्वल्स टू E1 अपान R1 प्लस E2 अपान R2, ये हमारा हो गया ये टर्म जो ब्रैकेट में लिखा है, I इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस I, ठीक है, माइनस I। अब यहाँ से V को सब्जेक्ट करना है हमें, V को, तो ये पूरा टर्म इधर आके डिवाइड हो जाएगा E1 प्लस E2 अपान R1 प्लस R2, दिस डिवाइडेड बाई 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2, ये हम लिख सकते हैं। ये पूरा यहाँ डिवाइड होगा और यही पूरा टर्म I के साथ भी आके डिवाइड होगा, माइनस I अपान 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2, ठीक है। ये हमारा पूरा टर्म हो जाएगा। अब अगर हम इसको कंपेयर करें, ध्यान से देखें, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपान R1 ऐसे लिखते हैं, 1 अपान R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, पैरेलल में होता है 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2, ठीक है। यानी कि इसको हम 1 अपान R इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ E1 अपान R1 प्लस E2 अपान R2 डिवाइडेड बाई 1 अपान R इक्विवेलेंट। 1 अपान R इक्विवेलेंट करेंगे ना तो R इक्विवेलेंट जाकर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, R इक्विवेलेंट, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा माइनस 1 अपान I अपान 1 अपान R इक्विवेलेंट करेंगे तो ये भी जा कर के हमारा इस न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा R इक्विवेलेंट, ठीक है। ये हमारा हो गया V's। अब हम अगर मान लें इन दोनों सेल्स का जो इक्विवेलेंट सेल है, ये जो हमारे पास दो सेल E1 E2 हैं, उनका एक ही, दोनों को मिला के अगर एक सेल बनाया जाए तो उसका इक्विवेलेंट ये है और R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तो इस सिचुएशन में हमारे पास अगर इनके बीच का जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, ये A और B पॉइंट्स हैं, यही A और B पॉइंट्स, तो और करंट इसमें हमारा I फ्लो हो रहा है दोनों को मिला करके, तो V इज इक्वल्स टू मिल जाएगा E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट, ठीक है। क्लियर है इतनी बात?
यहाँ पर एक चीज़ ये, अभी इसको आर इक्विवेलेंट मत लिखिए, इसको भी मत लिखिए, यहाँ स्टेप जो है इसको छोड़ दीजिए, डायरेक्ट यहीं से कंपेयर करते हैं हम, क्योंकि आर इक्विवेलेंट पहले ही लिख देंगे तो फिर कोई हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे। अब ई इक्विवेलेंट का जो वैल्यू मिल रहा है वो हमारे पास ये पूरा वैल्यू मिल रहा है, यहाँ से लेकर ये पूरा वैल्यू, ठीक है। और माइनस आई तो यहाँ है ही माइनस आई, आर इक्विवेलेंट का जो वैल्यू मिल रहा है ये सब मिल रहा है, ठीक है। कंपेयर कर लेते हैं इन्हीं दोनों को, इधर का इरेज कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ से कंपेयर करें तो आई को छोड़ दें तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू आपको मिल रहा है 1/1/R1 प्लस 1/R2, या यहाँ से अगर 1/R इक्विवेलेंट करेंगे हम तो हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। ये वैल्यू मिल गया 1/R इक्विवेलेंट का हमारे पास, ठीक है ना। अब ये हमारा वैल्यू हो गया आर इक्विवेलेंट का, यहाँ से मिल गया ये आर इक्विवेलेंट जो यहाँ दिख रहा है ना, इसका वैल्यू है 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। अब यहाँ से ई इक्विवेलेंट को अगर हम देखें तो ई इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू आपको मिल रहा है E1 प्लस E2/R1 R2, ये न्यूमरेटर हो गया। और नीचे वाले टर्म को अगर ध्यान से देखें 1/R1 प्लस 1/R2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/R इक्विवेलेंट, 1/R इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये चला जाएगा न्यूमरेटर में, यहाँ से आर इक्विवेलेंट, और यहाँ से अगर इस साइड में भेजें तो हमारे पास आ जाएगा ई इक्विवेलेंट अपान आर इक्विवेलेंट। ये न्यूमरेटर में है, इधर भेजोगे तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा E1 प्लस E2/R1 R2, E1/R1 प्लस E2/R2। ये हमारा हो गया ई इक्विवेलेंट का वैल्यू, या इसको कहिए दोनों ही सेम है, बस इसमें आर इक्विवेलेंट को यहाँ इसके डिवीजन में ला दिया गया और 1/R इक्विवेलेंट का वैल्यू ये मिल गया हमारे पास जब हम इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर किए हैं तो, ठीक ना। और ये इक्वेशन कहाँ से आया है, ये आया है कि अगर इन दोनों का इक्विवेलेंट आपका सेल है ई इक्विवेलेंट और इसका रेजिस्टेंस है आर इक्विवेलेंट, और इसमें आई करंट फ्लो रहा है और ए और बी ही इसके एंड पे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, तो V इज इक्वल्स टू हो जाएगा ई इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट। और फिर कंपेयर करेंगे दोनों में तो हमको ये फाइनल वैल्यू मिल जाएगा। अब इसको अगर हम प्रोसीड करें आगे, कंटिन्यू करें, जैसे कि हमें n सेल्स के लिए अगर हमें जाना है, थ्री से ज़्यादा सेल्स के लिए अगर हमें करना है, 3, 4, 5 जितने भी सेल्स हों, तो हमारे पास n सेल्स के लिए हो जाएगा। यहाँ पर हम लिखते हैं फॉर n सेल्स के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, ये ई इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू हो जाएगा E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3 डॉट डॉट एंड सो ऑन, nth टर्म तक हो जाएगा ये, और यहाँ पर हो जाएगा आर इक्विवेलेंट। देखिए यही फार्मूला लिखा हूँ, ई इक्विवेलेंट अपान आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3 E4/R4, जितना भी टर्म रहेगा उन सबको हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। और आर इक्विवेलेंट की बात अगर इसमें निकालनी है तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन, nth टर्म तक ये हो जाएगा। तो देखिए पैरेलल में रेजिस्टेंस का यही सम होता भी है और यही हमारे कैलकुलेशन से भी आया। ई इक्विवेलेंट निकालने का थोड़ा फार्मूला बदल जाता है,
ई इक्वेलेंट अपन आर इक्वेलेंट इज इक्वल्स टू ये आएगा। अगर हमको ई इक्वेलेंट निकालना है तो आर इक्वेलेंट पहले निकालना पड़ेगा और उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है n सेल्स के लिए पता कर लेंगे। अब n आइडेंटिकल सेल्स के लिए पता कर लेते हैं। ये फर्स्ट स्पेशल केस है, ये सेकेंड स्पेशल केस है फॉर n आइडेंटिकल सेल्स। n आइडेंटिकल सेल्स के लिए हमारा हो जाएगा E इक्विवेलेंट अपान R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू E1 का मतलब E हो जाएगा अपान R प्लस E अपान R। आइडेंटिकल होंगे तो सबके ये सेम होंगे, ये nth टर्म तक होगा। अगर E अपान R 2 बार है तो 2E अपान R हो जाएगा, n टाइम्स है तो हो जाएगा NE अपान R। ठीक है, ये हो गया हमारा E इक्विवेलेंट का फार्मूला। R इक्विवेलेंट का निकालना है तो हो जाएगा ये 1 अपान R प्लस 1 अपान R एंड सो ऑन nth टाइम तक। तो ये हो जाएगा हमारा n अपान R, 1 अपान R इक्विवेलेंट का। ठीक है, तो ये हमारा 1 अपान R इक्विवेलेंट का वैल्यू हो जाएगा n अपान R। क्लियर इतनी बात? तो ये n सेल्स के लिए हमारे पास इक्विवेलेंट पता करने का फार्मूला हो गया। अब इसमें एक केस और आता है कि मान लीजिए इसका पॉजिटिव टर्मिनल इधर है, इसका पॉजिटिव इस साइड में हो, मतलब कि जैसे ये है, ये पॉजिटिव, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ये इस तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कभी आपसे पूछा भी नहीं जाएगा, अगर आया भी तो बोलेंगे दिस कॉम्बिनेशन डज नॉट पॉसिबल, ऐसा कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है ना, फिर सारा हमारा खेल बिगड़ जाएगा, क्योंकि एक करंट इधर सप्लाई करेगा, दूसरा उधर सप्लाई करेगा, तो फिर ऐसा सिस्टम नहीं डेवलप कर सकते हम। इस तरह से हमें कोई रिजल्टेंट EMF नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन का पूरा डिटेल स्टडी रहा। ध्यान से इस वीडियो को देख लेंगे और नोट्स बना लेंगे। अगले क्लास में हम इस पर जो है और थोड़ा मिक्स कॉम्बिनेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।